बायोलॉजी में आपका चल रहा है चौथा अध्याय, बायोलॉजी में चल रहा है चौथा अध्याय। क्या नाम है इसका? आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो आनुवंशिकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बताए थे जी? ये चौथा अध्याय चल रहा है। इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड की परीक्षा में, मनुष्य में लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे, और फिर मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, उसको नीचे कर दो। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। लिंग निर्धारण का मतलब क्या होता है पहले ही समझिए। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण का अर्थ होता है, देखो, शिशु के जन्म से पहले, शिशु के जन्म से शिशु के जन्म से पूर्व यानी पहले, पूर्व या पहले, नर या मादा, नर या मादा जिसको कहते हैं लड़का या लड़की, उसकी भविष्यवाणी करना। क्या करना? भविष्यवाणी करना। आपने देखा होगा समाज में, जैसे कोई गर्भवती माताएं होती हैं, उनका जब मतलब प्रसव होने वाला होता है तो आसपास परिवार में, समाज में ये चर्चाएं तेज हो जाती हैं, लड़का होगा या लड़की होगी, लड़का होगा, ऐसा होता है ना कुछ। तो शिशु के जन्म से पूर्व या पहले नर या मादा, नर या होने की भविष्यवाणी करना, होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ में आ रहा है ना? शिशु के जन्म से पहले, शिशु के जन्म से पहले नर या मादा, नर या होने की भविष्यवाणी करना क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण कहलाता है। समझ में आया? ये भविष्यवाणी ही क्या है? लिंग निर्धारण। यानी कि लिंग होता है तब तो उसकी भविष्यवाणी होती है ना। ठीक है, लिंग निर्धारण कहलाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसका वर्णन करने के लिए कहता है। वर्णन करेंगे। देखो, तो आपको पता है कि नर यानी जिसको मेल कहते हैं, नर को क्या कहते हैं? मेल। और मादा, मादा को क्या कहते हैं? फीमेल कहते हैं। इसे पहले पढ़ा दिए थे नर मादा के बारे में। लैंगिक जनन क्या होगा? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और जिस जनन की जिस विधि में केवल एक ही जीव भाग लेता है उसको अलैंगिक जनन। यहाँ पर हम लोग लैंगिक जनन का भाग पढ़ रहे हैं। नर एवं मादा की आवश्यकता होती है। तो आपने ये भी पढ़ा है कि नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु। याद है? शुक्राणु, शुक्राणु, स्पर्म, शुक्राणु। और मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु, अंडाणु, ओवम। तो नर में होता है शुक्राणु, नर में क्या होता है? शुक्राणु। और मादा में क्या होता है? अंडाणु। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि मनुष्य के कोशिकाओं में, मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है, अनेक कोशिकाएं होती हैं। तो मनुष्य की कोशिकाओं में 23 जोड़ा, 23 जोड़ा यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र। 23 जोड़ा, कितना जोड़ा? 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। 23 जोड़ा 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं। तो मनुष्य केवल नर है कि नर मादा दोनों? नर मादा दोनों ही मनुष्य है ना। तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी मादा में भी 23 जोड़ा, नहीं होगा रे? नर में भी 23 जोड़ा और मादा में भी 23 होगा ना।
अब इसका देखो ध्यान से समझना, 23 जोड़ा में से 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है एक ही प्रकार का होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोसोम बोलते हैं। और 23वां जोड़ा जो होता है वो अलग होता है। नर में होता है 23वां जोड़ा, एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। एक्स वाई के रूप में होता है नर में। एक्स वाई के रूप में क्या होता है? नर में एक्स वाई होता है। नर में क्या होता है? एक्स। 23वां जोड़ा हुआ, जोड़ा दो का जोड़ा, तो एक्स वाई हो गया 23वां जोड़ा। ठीक है। मादा में भी 22 जोड़ा होता है, एक ही जैसा, इसको ऑटोसोम कहते हैं। और 23वां जोड़ा जो होता है एक्स के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ध्यान से समझो। अब कोशिका विभाजन क्या होगा? तो कोशिका विभाजन जो होता है, कोशिका विभाजन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? एक होता है समसूत्री। क्या होता है? समसूत्री। और दूसरा होता है अर्धसूत्री। अर्ध माने अर्ध माने तो 22 जोड़ा, यहाँ 22 जोड़ा लिखेंगे हम। देखो 22 जोड़ा लिखेंगे, 22 नहीं लिखेंगे, 22 में गड़बड़ हो जाएगा। 22 जोड़ा का मतलब 44 ना हो गया रे तब। तो अब होगा क्या? नर जो कि पिता होता है, नर क्या होता है? पिता। मादा माँ होती है, पिता और माँ, है ना। तो पिता नर मेल, माँ मादा होती है फीमेल। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, शुक्राणु स्पर्म अंडाणु ओवम, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। 23 जोड़ा। शुक्राणु में कितना गुणसूत्र होता है? 23 जोड़ा। शुक्राणु भी एक क्या है? कोशिका है। शुक्राणु भी क्या है? एक कोशिका। तो कोशिका में, शुक्राणु की कोशिका में कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। 23 जोड़ा में 22 जोड़ा एक ही प्रकार का होता है जिसको ऑटोसोम कहते हैं। 23 जोड़ा में 22 जोड़ा एक ही प्रकार का होता है जिसको ऑटोसोम। और 23वां जोड़ा जो होता है वो भिन्न होता है, अलग होता है। इसको बोलते हैं लिंग क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र या लिंग क्रोमोसोम बोलते हैं इसको। काहे गप कर रहे हैं? बात नहीं करना, ध्यान से समझो। फिर इसमें भी तो लिंग क्रोमोसोम है, इसमें भी है लिंग क्रोमोसोम। 23वां जोड़ा, ये कौन सा जोड़ा? तो 22 जोड़ा जो हुआ वो एक ही प्रकार का हुआ, इसको ऑटोसोम कहा गया। और 23वां जोड़ा जो हुआ वो अलग प्रकार का हुआ, इससे अलग हुआ, जिसको लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। और इन्हीं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के कारण से मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। क्या होता है? अब समझने वाली बात यह है कि कैसे लिंग निर्धारण होता है। देखो ध्यान से समझना। 22 जोड़ा में क्या गुणसूत्र? 22 जोड़ा में कितना गुणसूत्र? 44। 44 का अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। 44 का आधा कर दो, 44 का आधा कर दो तो 22 गुणसूत्र पिताजी का, बाबूजी का, पिताजी का 22 गुणसूत्र गया। पिताजी का कितना गुणसूत्र गया? और माँ का, माताजी का, उसका भी क्या हो गया? 22 गुणसूत्र गया। तो 22 पिताजी का, 22 माताजी का, दोनों मिल करके कितना हो गया? 44। अब मनुष्य में 23 जोड़ा, 23 जोड़ा का मतलब कितना? 46। तब माँ बाबूजी यानी पिताजी और माँ जो है वो मनुष्य है, और उसके संतान जो होते हैं वो जानवर हो जाते हैं, वो भी तो मनुष्य है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है? मनुष्य में 23 जोड़ा, मनुष्य में 46 गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं। तो उनका संतान, जैसे हम लोगों के माँ बाबूजी जो हैं उनके संतान हम हुए, तो हम लोगों में भी तो 46 गुणसूत्र नहीं रहेगा रे, है? तो हम लोग भी मनुष्य है तो 46 ही रहेगा। तो कैसे 46 पूरेगा? यहाँ देखो,
22 जोड़ा का 44, 44 का आधा 22, 22 गुणसूत्र पिताजी की तरफ से जा रहा है और 22 गुणसूत्र माँ की तरफ से आ रहा है। तो दोनों मिल करके 22 22 कितना हो गया? 44 हो गया। 44 प्लस अभी 46 पुराना है, 44 हो गया। अब प्लस ये जो लिंग क्रोमोसोम है इसमें एक्स और वाई दो टाइप का है, इसमें भी एक्स एक्स दो टाइप का है। तो इसका एक तो जाएगा, एक तो इसका जाएगा। तो मान लो इस पिताजी का एक्स गया, अब माँ के पास तो वाई है ही नहीं, तो उसका भी एक्स ही आएगा। तो अब जोड़ो तो 44 अब प्लस 2, तो संतान में भी 46 गुणसूत्र पूरा हुआ नहीं हुआ रे? 46 हो गया, संतान में भी 46 हो गया। तो अब देखो रे यहाँ पर 22 गुणसूत्र जो इधर से गया, अब 22 गुणसूत्र जो उधर से गया, ठीक है, तो निषेचन की क्रिया में 22 22 भाग लिया, फिर एक लिंग क्रोमोसोम ने भाग लिया तो 46 हो गया। तो इस 22 से 22 दूनी 44 गुणसूत्र से शरीर का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? हाथ का निर्माण हुआ, पैर का निर्माण हुआ, मतलब पूरा शरीर का, मुंह आंख कान नाक सबका निर्माण हुआ, ठीक है। लेकिन लड़का और लड़की में फर्क होता है ना? नहीं होता है। लड़का और लड़की में फर्क होता है, मतलब कि नर और मादा। अब क्या बनना है? नर और मादा। तो अब 22 इधर से 22 उधर से 44 मतलब 22 जोड़ा से शरीर का निर्माण हुआ, शरीर का निर्माण हुआ। अब वो लड़का होगा या लड़की होगी ये निर्धारित होगा 23वां जोड़ा से। किससे? 23वां। तो पिताजी का एक्स, पिताजी का और माँ का भी एक्स अगर निषेचन क्रिया में भाग लिया है तो यहां पर जो संतान की उत्पत्ति होगी वह किस रूप में होगी? लड़की के रूप में होगी। समझ में आया? तो यहाँ पर दो तरह का हो सकता है। यह एक्स जो क्रोमोसोम यानी कि शुक्राणु वाला इसके साथ संयोग निषेचन करे या इसके साथ निषेचन करे, दोनों ही कंडीशन में एक्स एक्स का युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? एक्स एक्स का युग्मनज बनेगा, जोड़ा बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो संतति होगी, संतति यानी संतान जो होगी वह किस रूप में होगी? लड़की के रूप में। आ रहा समझ में? इस एक्स का इस एक्स के साथ या इस एक्स का इस एक्स के साथ अगर पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा। गुणसूत्र हमेशा जोड़ा में रहते हैं, गुणसूत्र हमेशा जोड़ा, हमेशा सम होते हैं, विषम कभी नहीं होते। जोड़ा का मतलब सम में होते हैं। तो पिताजी का एक्स क्रोमोसोम एक्स गुणसूत्र माँ के एक्स, इस एक्स या इस एक्स से अगर युग्मनज बनाएंगे तो उस संतति किस रूप में विकसित होगा? लड़की के रूप में, ठीक है। और अगर पिताजी का वाई क्रोमोसोम, पिताजी का वाई क्रोमोसोम और माँ का एक्स क्रोमोसोम, तो वाई एक्स या एक्स वाई कह सकते हैं, दोनों का संयोजन जब होगा तो इसमें जो संतान की प्राप्ति होगी क्या होगी? लड़का। यानी एक्स वाई का संयोजन हुआ तो लड़का और एक्स एक्स का संयोजन हुआ तो लड़की। लिंग कभी कभी प्राकृतिक रूप से ही क्या होता है कि नर का एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम चला जाता है, एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम चला जाता है, और मादा का जो है केवल एक्स क्रोमोसोम आता है। तो युग्मनज जो बनने की क्रिया है, निषेचन की क्रिया में एक्स वाई और एक्स दोनों तीनों अगर हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ? पहले 44, पहले कितना? 44, बाद में 3, बाद में कितना हो गया? 3, तो 44 3। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46। हो गया कितना? 47। तो अब तो ये कुछ गड़बड़ करेगा। 47 हो गया तो क्या करेगा? गड़बड़। तो ये जो गड़बड़ करेगा तो गड़बड़ क्या करेगा? यहाँ पर चूंकि लिंग क्रोमोसोम के कारण हुआ है ना, ये 22 22 के कारण नहीं हुआ। 22 22 44 से शरीर का निर्माण हो गया, हर चीज का निर्माण हो गया। लिंग क्रोमोसोम में एक्स वाई संयोग बस दोनों चला गया और माँ का एक्स गया। तो ऐसे में जो संतान होते हैं ना वो होते हैं उभयलिंगी। क्या होते हैं? उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब नर और मादा दोनों का, उसमें लिंग जो होता है नर और मादा दोनों का आ जाता है। तो आपने देखा समझा।